अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, हफ्ते का आगाज़ है तो ख़बरें काफ़ी हैं और उन ख़बरों के साथ साथ हमारे साथ एक अहम मेहमान भी तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में, जिनसे जानेंगे कि हुकूमती हलक़ों में क्या हो रहा है, इसके अलावा उनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब जब मैं तारुफ़ कराऊँगी तो आप यकीनन जान जाएंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। रोज़नामा एक्सप्रेस से शुरू करते हैं। वली अहद इमारात का दौरा पाकिस्तान, 3 अरब डॉलर इमदाद, ऑयल रिफाइनरी समेत बड़ी सरमायाकारी, दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर इत्मीनान का इजहार, तरबियत, मुश्तरका मशक़ें और दिफाई पैदावार के शोबों में मज़ीद ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार, वली अहद की दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की तारीफ़। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम और कश्मीरियों की हालत ज़ार से आगाह किया। मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ ताउन के लिए मुतल्लिक़ इदारों को हिदायत जारी। अफ़गानिस्तान में अमन, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मिलकर काम का अज़्म। तिजारत में इजाफ़े के लिए टास्क फोर्स बनाने का फ़ैसला, एलामिया जारी। एक नहीं 50 केस पर मुकाबला करेंगे आसिफ जरदारी। अपोजिशन जमातें मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देंगी, बिलावल। जाहिलों के हथकंडों से नहीं डरूंगा, हुकूमत कप्तान ने कशकोल पकड़ रखा है। स्टॉक मार्केट से 50 अरब डॉलर उड़ गए। काम नहीं आता तो नौकरी क्यों करते हो? आप ड्रामे करें, मैं और मशहूर हो जाऊंगा, साबिक सदर। इमरान खान गाड़ी खुद चलाकर शेख मोहम्मद को एयरपोर्ट से लाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज, जरदारी और फरियाल पेश होंगे। कब्ज़ा केस, खोकर पैलेस खाली कराने का हुक्म, बदमाशी नहीं चलने दूंगा, साकिब निसार। रोज़ाना जंग, पाक अमारात तिजारत के लिए टास्क फोर्स। वली अहद शेख मोहम्मद का 12 साल बाद दौरा, ऑयल रिफाइनरी समेत इक़्तिसादी पैकेज पर मामलात फाइनल। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ताउन पर इत्तेफाक। गैर सियासी लोग देखें मुल्क किधर जा रहा है, इल्ज़ाम लगाओ, फांसी चढ़ाओ, बेवकूफ़ों और जाहिलों के हथकंडों से नहीं डरेंगे, जरदारी। इंग्लिश अखबार देखते हैं। ब्लास्ट्स लीव 11 इंजर्ड इन पिशीन, पंजगोर। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबरें। क्राउन प्रिंस सील्स कैश सपोर्ट डील, प्रिपेयर टू फेस कोर्ट ट्रायल्स, जरदारी। नो फर्म डेट ऑन फर्स्ट लिवर ट्रांसप्लांट, अर्क्स CJP। Taliban seek venue change for peace talks with US. UAE Pakistan formalized 6.2 billion bailout package. Zardari Faryal reject JIT report as fake, misleading. ये डॉन की खबरें थी। और रोज़ाना न्यूज़ इंटरनेशनल, टास्क फोर्स टू boost Pak UAE trade, 30 killed in Afghan gold mine collapse, officials accuse and hang, we won't be frightened, जरदारी। नाज़रीन, ये सारी खबरें और इन खबरों के साथ साथ गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले से हम कुछ और ख़बरें देख रहे हैं। सिंध असेंबली के रुकन जनाब दीवान सच्चल हमारे आज के मेहमान हैं और इन्हें हमने ख़ास तौर पे आज स्टूडियो में इसलिए दावत दी क्योंकि इनके ख़िलाफ़ कुछ ख़बरें जो थी मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, अखबारात में भी, TV चैनल्स पे भी, जिसमें इनके हवाले से कुछ तनाज़ा था। वो ज़रूर पूछते हैं कि क्या था, और इनको आज बुलाने का मकसद भी यही है कि कुछ चीज़ों की वजाहत मेरा ख़्याल है कि होनी चाहिए। बाज़ औक़ात कुछ मामलात ऐसे आते हैं मीडिया में कि जिनकी गालिबन हकीकत कुछ और होती है और असल में वो कुछ और होते हैं। तो दीवान सच्चल को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू। दीवान साहब, क्या हुआ बताइए। काफ़ी आपके हवाले से 2-3 दिन पहले से हम खबरें देख रहे थे और उसके बाद आज आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो ज़रा नाज़रीन को भी बताइए कि क्या हुआ आपके साथ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सबसे पहले एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब की एक बात याद आती है। जी। हम लोग एक मीटिंग में बैठे थे, पता नहीं कौन सी बाई इलेक्शन थी और वो हम हारे थे। अच्छा। हाँ। तो सब इस पर क्रिटिसिज्म चल रही थी कि हम क्यों हारे, क्या हुआ। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। जी। उन्होंने बताया, मैं जब भी कोई क्रिकेट मैच हारता था या जब मैं इलेक्शन हारता था, ऑब्वियसली पास रिकॉर्ड तो यही था, हम हारते थे 2018 से पहले। सही। तो उसके बाद मैं 3 दिन तक अखबार नहीं पढ़ता था। अच्छा। तो मेरे को ये खान साहब की बात याद थी और पिछले 3 दिन से मैंने आज पहली बार बड़े दिनों के बाद अखबार दोबारा देखी है। अच्छा। वो भी क्योंकि
आपकी डेस्क पे पड़ी हुई थी अखबारें। ठीक। अब इस केस के बेसिक फैक्ट्स ये एक 2012 का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जिस पे 3 आर्बिट्रेशंस हो चुकी थी। उन आर्बिट्रेशंस में तीनों बार आई वाज प्रूवन इनोसेंट। अच्छा। एंड द अदर साइड वाज प्रूवन गिल्टी इन ऑल 3 आर्बिट्रेशंस। एंड ऑब्वियसली वो आर्बिट्रेशंस कोई छोटे मोटे लोग तो नहीं करते, गाँव के हमारे बड़े करते हैं, नाम वाले लोग करते हैं। एंड बट जज अपने तौर पे जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे जिनके आगे इनिशियली ये केस लाया गया था, हाँ। वो कभी परस्यू करते थे कभी छोड़ देते थे। अच्छा। अपने पता नहीं मूड पे ज़्यादा खेल रहे थे वो भी। अच्छा। 2015 में जिनसे मेरा ये प्रॉब्लम था, 2014 में इनफैक्ट, उनकी भी डेथ हो गई। ओके। अच्छा, उसके बाद जो एविडेंस पेश होता था तो उनके बेटे आगे कहते थे जी मुझे तो पता ही नहीं है, आर्बिट्रेशन का मुझे नहीं पता। ओके। तो भाई एक तो देखें 2013 में, जनवरी 2013 में आपने FIR लॉन्च की। ठीक है। उसके बाद 2 साल वो केस चला, लेकिन जो मेन वो था, क्या कहते हैं यार, जिन्होंने मेरे पे केस किया था, हाँ, द कंप्लेनेंट, 2 साल तक उन्होंने अपना बयान नहीं रिकॉर्ड कराया मेरे खिलाफ। अच्छा। जज के आगे 2 साल तक देयर इज नो एविडेंस। उन्होंने कभी केस ही नहीं चलने दिया, क्योंकि इनिशियली क्योंकि वो कंप्लेनेंट थे तो द केस विल स्टार्ट फ्रॉम हिम। हाँ, जाहिर है। वो 2 साल तक डेटे लेते रहे कि मेरे को एविडेंस नहीं सर अगली बार आ जाऊंगा, सर मैं बीमार हूं, सर मैं अगली बार आ जाऊंगा। इन 2015 और 14 एंड और 15 ही पास्ड अवे। ही हैड सम काइंड ऑफ कैंसर, मुझे सही नहीं पता, बट ही पास्ड अवे। और उसके बाद से जज साहब को पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने केस चलाना शुरू कर दिया। अच्छा। मेरे वकील का मेन प्ली यही था कि भाई कंप्लेनेंट है नहीं, अब केस किस बेस पे चलाओगे? हाँ। क्योंकि जितनी आर्बिट्रेशंस पे सिग्नेचर है वो तो उनकी है। ठीक है। नहीं, तो उनके बेटे की तरफ से कोई फ्रेश कंप्लेंट, उनके बेटे नहीं, फ्रेश कंप्लेंट कभी लॉन्च नहीं आई, कभी नहीं आई। उनके बेटे आगे ये कहते थे, बेटे या भतीजे जो भी आते थे उनकी फैमिली से, वो ये कहते थे जी हमें तो आर्बिट्रेशन का पता ही नहीं है। अरे भाई आपकी सिग्नेचर है। मैं जज साहब को कहता रहा भैया वो मंगवा ले एक अपना हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, उनकी सिग्नेचर कंपेयर कर लें। तो वो एंड में फिर ये हुआ, लास्ट डेज बेसिकली ये हुए कि आपको पता है मेरे फादर की डेथ हो गई 18 दिसंबर को। जी बिल्कुल। हमारी एक डेट रखी हुई थी 31 दिसंबर को। अच्छा। उस पे मैं गया नहीं। अच्छा। उसकी जगह मैंने उनका डेथ सर्टिफिकेट भेज दिया था अपने वकील के। ठीक है, ठीक है। कि जी मुझे एक्सक्यूज किया जाए। उस पे जज साहब ने कहा कि ऐसे डेथ सर्टिफिकेट तो 500 रुपए में बाजार में बहुत मिल जाते हैं। ओके। एंड मैं आप लोग का साइड बंद कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग टू हियर यू। और ये बात उन्होंने जो 3 तारीख को जजमेंट लिखी उसमें भी डाल दिया। अच्छा। कि क्योंकि मेरे पे प्रेशर था हाई कोर्ट का या वॉट एवर ही, तो मैंने इनको चांस नहीं दी। अच्छा। क्या बोल सकता हूँ इससे ज़्यादा? देखो नॉर्मल ये होता है कि अपेलेट ट्रिब्यूनल में टाइम लगता है जब तक आपका, मैं गिरफ्तार तो हुआ था, इसमें तो कोई शक नहीं है, मीडिया पे भी आया है, मैं खुद भी एडमिट कर रहा हूँ। तो व्हेन यू गेट रिमांडेड इनटू कस्टडी देन यू कैन गो टू द अपेलेट ट्रिब्यूनल व्हिच इज द सेशन कोर्ट इन माय केस। तो दैट नॉर्मली टेक्स टाइम, 4 दिन 6 दिन 8 दिन जजेस वो केस स्टडी करते हैं। मेरी उनकी जजमेंट इतनी फ्लॉड थी कि द मिनट द सेशन कोर्ट जज सॉ दैट जजमेंट, उन्होंने एक दिन का टाइम लिया। फ्राइडे को मेरी अपील फाइल हुई, उन्होंने सैटरडे का हमें टाइम दिया कि आप बेल हियरिंग सैटरडे को करेंगे। अच्छा। क्योंकि वो ऑब्वियसली पढ़ेंगे तो सही। जाहिर है। सैटरडे को उन्होंने इमीडिएट डिसीजन दी कि ये जो जजमेंट थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की दैट इज सस्पेंडेड। अच्छा। एंड बेल हैज बीन ग्रांटेड। अच्छा, ये बताइए वाकया है कहाँ का? ये टंडो आदम डिस्ट्रिक्ट सांगड़। और जिस वक्त ये वाकया पेश आया था, आपका जो भी डिस्प्यूट था, उस वक्त तक आप पॉलिटिक्स में आ चुके थे? नहीं, मैं 2012 में लोकल पॉलिटिक्स में तो था। अच्छा। मैं पहली बार 2001 में इलेक्शन जीता था एज ए इंडिपेंडेंट, वो जो नाजिम सिस्टम जो आया था, लोकल बॉडीज। उसके बाद 2005 में भी आई वाज अ मेजर पार्टिसिपेंट इन द इलेक्शन, बट मैंने पीटीआई में नहीं आया। पीटीआई में आप नहीं आए थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं दीवान सत्तल साहब, उनको मैंने ख़ास वजह से भी बुलाया। वो वजह ये थी कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि बाज़ औक़ात ख़बरें कुछ इस तरह से फ्लैश होती हैं कि उससे जो जिसके बारे में वो ख़बर होती है उस शख्सियत के बारे में बहुत से डाउट्स भी क्रिएट होते हैं, और फिर ओवरऑल जो हम एक स्टैंपिंग कर देते हैं
कि अगर ये सियासतदान है तो इसके अंदर इसकी घुट्टी में शामिल होगा कि ये गलत आदमी है। इस बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी दीवान साहब से। दीवान साहब, आपने कहा कि आप सोशली और पॉलिटिकली तो अपने इलाके में एक्टिव थे, लेकिन आपने पीटीआई ज्वाइन नहीं की हुई थी। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है, एक्चुअली केस से पहले कर ली थी, लेकिन अच्छा डिस्प्यूट तो पुराना है, उससे पुराना डिस्प्यूट है, काफी पुराना। और ये भी बात सब जानते हैं कि जो रूरल बैकग्राउंड है हमारा, वहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हैं और वहाँ पे लोग द रिजॉर्ट टू द लीगल सिस्टम एज वेल। द पॉइंट इज़ कि आप तो चूँकि पढ़े लिखे भी हैं, आपके पास इन्फ्लुएंस भी है, तो हम ये भी शक कर सकते हैं आप पे कि आपने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया होगा, इस केस को मनूवर किया होगा शायद। मैं हाइपोथेटिकल एक बात आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन आप ये बताएं कि हमारा जो पूरा निज़ाम या सिस्टम चल रहा है, इसमें इतनी टीडियस लेंथी प्रोसीजर्स हैं कि एक आम आदमी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपके केस को भी अब तकरीबन 10 साल तो हो, 6 साल हो गए, 2012 से कर लेते हैं तो, और अभी तक ये लटका हुआ है, राइट? तो इसको ओवरकम करने के लिए आपकी गवर्नमेंट, इज इट प्रिपेयर्ड? आप लोग एज इंडिविजुअल्स, आर यू गाइस प्रिपेयर्ड? क्या कहेंगे? द सिस्टम की पहली, मैंने अपने केस में आपको एग्जांपल दिया कि 2013 की मार्च या अप्रैल का केस है जी, 2013 की जनवरी की एफआईआर है, 2010 का वैसे तो डिस्प्यूट है, ठीक है, और उसकी पहली जो प्रॉपर हियरिंग हुई, हाँ, मतलब जिसमें एविडेंस चला, दैट वाज 2015। माय गॉड, 2.5 साल तक तो केस में, मतलब वो कहते हैं ना, ये पेन यहाँ से यहाँ तक भी नहीं हिली, नॉट इवन एन इंच। ओके, एंड दैट 2015 में इट हैपेंड आफ्टर द डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट। सही है, द केस स्टार्टेड मूविंग। सही है, 4 साल उस साइड को लगे जो प्रोसेस। मैं काफी लॉयर बन चुका हूँ इस केस की मेहरबानी से। सही, कोर्ट में हाजिरियां भर भर के, कि एक साइड पहले क्लोज होती है, फिर डिफेंस को मौका दिया जाता है। उन्होंने अपना केस 4.5 साल तक तो क्लोज ही नहीं किया था। ओके, कभी उनका विटनेस नहीं आता था, कभी वो खुद नहीं आते थे, केस चलता ही नहीं था। मैं जज, अच्छा, और रूल अनफॉर्चुनेटली इतना इलॉजिकल है, द अक्यूज हैज टू बी प्रेजेंट एवरी टाइम, द कंप्लेंट डज नॉट। अच्छा, तो आई हैव टू बी प्रेजेंट एवरी टाइम। ठीक है, अगर हर हफ्ते की डेट भी लगाए आप, तो 4 साल में 200 हाजिरियां तो हुई होंगी मेरी। ठीक है, चले, कुछ मैंने भी खैर घुसाई होंगी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा प्रेजेंट हूँ। अब वो जज साहब देख रहे हैं, अच्छा वो दूसरी साइड नहीं आई, आप डेट ले लें। अरे भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो ऑल द वे फ्रॉम कराची आ रहा हूँ। बिल्कुल सही है, वो लोकल है वहां के, वो नहीं आ रहे। आप यू शुड मूव अहेड, यू कांट कीप टेलिंग मी टू कम बैक। 2.5 साल तक तो इसी तरह चलता रहा। ठीक है, तो द सिस्टम इज ब्रोकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि देयर इज नो टाइम लिमिट। जो पहली चीज गवर्नमेंट हमें करनी चाहिए, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, हम लोग ऑब्वियसली कुछ रिफॉर्म्स की तरफ हैं, फरूक नसीम साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं, इज वर्किंग ऑन इट। ठीक है, कि देयर हैज टू बी अ टाइम लिमिट, यू कैन नॉट हैव एंडलेस टाइम जी, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। अब 6 साल के बाद आप केस सॉल्व करते हैं, और उसमें भी जज साहब खुद लिख रहे हैं, जी आई वाज अंडर प्रेशर फ्रॉम द हाई कोर्ट कि पुराना केस है, जल्दी डिसाइड करो, इसलिए मैंने इनकी सुनी नहीं। तो भाई आप 4 साल तक उनकी सुनते रहे, मेरी तो आपने सुनी नहीं है। बिल्कुल, so there is something broken in the system। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फिजाती आलिया बात कर रही हूँ लाहौर से। वालेकुम सलाम जी आलिया। फिजाती, मेरे 2 सवाल है। पहले तो ये कि ये जो जीआईटी वाकई में बनी हुई है, ये तो आपने उनकी पहले कारकर्दगी देख ली, नवाज शरीफ के हवाले से उनकी क्या कारकर्दगी रही है। ठीक है, ये जो पनामा से शुरू हुए वो काम वहाँ पे खत्म हुए, फिर बाकी जो आपने वो भी देखा, उसमें से भी कुछ भी ना निकला और मामूली सजा हुई। ठीक है, अब ये भी ऐसे ही है कि अगर जीआईटी इतनी मजबूत हो तो फिर ये इनकी रिपोर्टें वगैरह बाहर क्यों लीक हो। दूसरा मेरा सवाल ये है कि हुकूमत क्या कर रही है? जज सारा कुछ कर रहे हैं, स्कूल वो देख रहे हैं, हॉस्पिटल वो देख रहे हैं, तो हुकूमत किधर है? सही, अच्छा कहते थे मैं आके बताया करूंगा, तो वो जो इतने पैसे बाहर से आए हैं वो आके बताए ना कि वो कहाँ पे लगाए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आलिया, ब्रेक लेते हैं और इन सवालात के जवाब लेंगे दीवान साहब से, क्योंकि ये हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं यकीनन। तो वापस आते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जाने से पहले हमारी कॉलर ने जो सवालात उठाए थे कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया था कि वो पार्लियामेंट में आएंगे, सवालात के जवाब देंगे, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? और दूसरी बात ये कि जो JITs लीक होती हैं वो किस वजह से होती हैं? दीवान साहब,
आप तो नवाज शरीफ की तरह बहुत सारी पेशियां भुगत चुके हैं, जिस तरह से वो हर दफ़ा कोर्ट हेयरिंग पे जाते हैं और उन्होंने पूरी एक अपना नंबर बताया कि जी इतनी दफ़ा उन्होंने पेशियां भुगती हैं, तो आप भी उसी लीग में शामिल हैं। कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, बात दरअसल ये है कि पीटीआई की हुकूमत में नादान दोस्त बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। अब देखिए जीआईटी की एक रिपोर्ट आ चुकी है, वो लेट्स सी के उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, होने दें। अब ये आकर के बयान देना कि फला को ये हो जाएगा, फला को वो हो जाएगा, तो अपोजिशन यही समझेगी ना, उसको तो चाहिए मौका ताकि वो ये कहे कि जी ये हुकूमत करवा रही है, ये इंतकाम लिया जा रहा है। अब आप सबको मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वो जो इतनी बड़ी माफिया है, इनसे टक्कर लेना बहुत बड़ी बात है। लिहाजा इनको चाहिए जरा होशमंदी से, इनके जो वजीर इत्तलात एक जो वफाक के हैं, दूसरे पंजाब के हैं, उनको जरा अक्लमंदी से काम लेना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जीआईटी पे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब। अच्छा दीवान साहब, हम ये तो चले, मैं एक लाइट ह्यूमर में बात कर रही थी। द पॉइंट इज़ कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है परसेप्शन कि तहरीक इंसाफ जो है वो चीज़ों को अभी तक कंट्रोल कर नहीं पा रही। वन सेकंड बात यह है कि जो जिस तरह भी दोनों वज़रा के नाम आप मिनिस्टर्स के नाम आपके सामने आए कि ये लोग खामखा चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। आपकी अपनी पार्टी में, आपके अपने जो रूलिंग पूरा आपका एक जो तबका है, उसकी क्या फीलिंग है? आप लोग सब ऑन बोर्ड हैं, इकट्ठे हैं, या आप लोगों को भी लगता है कि नहीं लोग सही कह रहे हैं? सब ऑन बोर्ड तो कभी ज़िंदगी में किसी डिसीजन पे हो नहीं सकते। ठीक है। बहरहाल जो हमारे कॉलर ने जो बात की कि पीटीआई क्योंकि पहली बार इस लेवल पे गवर्नमेंट में आई है, ठीक है, आई थिंक लैक ऑफ एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली है। ठीक, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अबाउट दैट। ठीक है। एंड ऑब्वियसली एक्साइटमेंट बढ़ भी जाती है। हाँ। प्लस ये होता है, आप मीडिया वाले, जैसे मैं जब असेंबली का तो अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, हम गाड़ी से निकलते हैं, गाड़ी से उतर रहे होते हैं, तो मीडिया वाले पहले माइक लेके खड़े हो जाते हैं। ठीक है। एंड दे स्टार्ट थ्रोइंग क्वेश्चंस एट यू। अब असेंबली का टाइम होता है 10:30 इन द मॉर्निंग, मेरी तो आधा टाइम तो आँख ही नहीं खुल रही होती, मैं पहुँच तो जाता हूँ बट हाफ द टाइम आई एम स्टिल हाफ अस्लीप। ठीक। अब उस टाइम पे नादानी में कुछ शायद गलत भी बोल जाता हूँ। मैं तो ऑब्वियसली अनइम्पोर्टेंट आदमी हूँ, तो इतना कोई मीडिया चलाती नहीं है उसको, लेकिन वही अगर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बोल दे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। प्लस एक्सपीरियंस इज अ वेरी बिग थिंग। एक पुरानी कोटेशन है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट स्कूल टीचर बट द स्कूल फीस आर वेरी हैवी। वी विल पे दैट प्राइस आल्सो आई गेस। ठीक है। एंड अच्छा, सेकंड बात जो भी हमारी कॉलर ने की थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था जी वो हर दफ़ा पार्लियामेंट का जब भी सेशन होगा वो आएंगे, वो अभी तक हमने देखा नहीं है। आई थिंक इन कंपैरिजन खान साहब लास्ट पीएम या नवाज शरीफ के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर सेशन एक होना चाहिए था, जो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता भी है कि ट्यूसडे या वेडनेसडे का दिन होता है, एंड खान साहब वांटेड टू अडॉप्ट दैट प्रोसीजर। उसमें प्रॉब्लम ये हुआ है, ये जो चेयरमैनशिप ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी का डिस्प्यूट चल रहा था, इसकी वजह से कमेटियाँ नहीं बनी। अच्छा, ठीक है। द अपोजिशन हैड यूनाइटेड इन के भाई जब तक आप ये कमेटी नहीं बनाएंगे हम वो बाकी 35 कमेटियां नहीं बनाने देंगे। अब वो बन गई है तो कमेटियां भी कुछ बन गई है, कुछ बन जाएंगी। ठीक है। द मिनट द कमिटीज आर देयर ओनली देन दैट कैन स्टार्ट, बिकॉज सवाल जो कमिटीज करती है। बिल्कुल ठीक है। लेमैन तो नहीं कर सकता सवाल। ऑब्वियसली मेरे को अगर बैठा भी दो तो मैं कौन सा सवाल करूंगा। बिल्कुल। तो कमिटीज सवाल करती है और वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, और ये प्रॉब्लम सिंध में भी हो रहा है। अच्छा। सिंध में भी अभी तक एक भी कमेटी नहीं बनी है। अच्छा। और जबकि पीपीपी वाले दोस्तों कहते हैं वी आर डेमोक्रेटिक एंड हमारे डेमोक्रेसी से, और उनके पास एक्सपीरियंस भी है, और उनके पास तो 10 साल से वो खुद सिंध के बेताज बादशाह हैं। सही है। फेडरल गवर्नमेंट 2008 से 13 तक चलाते रहे, लेकिन सिंध में भी अभी तक कमेटियां नहीं बनी है। अच्छा। मैं भी 6 महीने से असेंबली में हूँ, आई थिंक अब तक है 2 कमेटियां बनी है। अच्छा। एंड जो मेन होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के एक नाम से, वो ये होती है कि जो एजेंडा होता है दे सेट द एजेंडा।
तो हमारे पास वो कमेटी ही नहीं है अभी तक सिंध असेंबली में। तो स्पीकर साहब ये खुद ही एजेंडा सेट करते हैं और उसमें अपोजिशन की कोई वो नहीं होती, इनपुट नहीं होती, विच इज टोटली रॉन्ग। एंड आई रिक्वेस्ट द सिंध गवर्नमेंट के आप भी कमेटियां बनाए, फेडरल गवर्नमेंट भी जरूर बनाए, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट हॉलमार्क ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द कमिटीज हैव टू बी इन प्लेस। ठीक है, तो कमेटियां ना यहाँ बनी है ना वहाँ बनी है। ऑब्वियसली मुझे पंजाब के पीके की नहीं पता। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर। मैडम, पहली बात तो ये अर्ज करूंगा जी कि आज चीफ जस्टिस साहब के पास जरदारी साहब की और बैंक कोर्ट्स में अपील हो रही, इनकी आज वो हियरिंग होनी है। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा, उनके कुछ दिन रह गए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज थे जरदारी नवाज शरीफ का, उसको वंस फॉर ऑल सेटल करके जाते, बल्कि उसको एक्सटर्मिनेट करके जाते। लेकिन वो तो शेर होते जा रहे हैं, चंद दिन रह गए हैं, फिर ये केस 3-4 साल पे चला जाएगा जैसे अभी गया। कोई मामला किसी मंतकी अंजाम को पहुंच नहीं रहा और वो इस वक्त शेर बन रहे हैं। दूसरी बात गुजारिश ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि बाहर के जो हमारे दोस्त हैं हमारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बात ये इन पैसों से क्या ये इतने केपेबल हैं कि मुल्क के अंदर बिजनेस जनरेट करें? आप डॉलर के कम करने से आपको मालूम है, आपसे ज्यादा कौन समझता है कि ये बिल्कुल एक फॉल्टी फ्लॉड किस्म की एक स्ट्रेटेजी थी कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस, कंपैरेटिव एडवांटेज, एडिड वैल्यू जैसी चीजें नहीं है, बिजली नहीं है कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। और आपके लोग इतने नालायक हैं, इसी जबान बेलगाम वो लोग हैं और इतनी वाहियात बातें करते हैं। आपका अपना लिबास देखिए ना, कल आप ठीक है वो आए हैं तो आप अपने बटन बंद करें, कोई तरीका होता है, कोई अप्रैल शोज द मैन। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आप जितनी बारीकी से सारे निज़ाम को देख रहे हैं, सारे सवालात आते हैं। आई वुड लाइक टू आंसर, इनका मैं जवाब देना चाहूँगा। जरूर जरूर। चीफ जस्टिस साहब रिटायर होंगे लेकिन इंस्टीट्यूशन रिटायर नहीं होता, एंड द इंस्टीट्यूशन इज देयर एंड वी आर ऑल वेरी होपफुल कि जो नए चीफ जस्टिस आएंगे वो भी इतना ही स्ट्रॉन्ग एक्शन अपना कंटिन्यू करेंगे एंड उनको जो भी उनका लीगल बैटल है वो एंड तक जाएगी। ये नहीं है कि दूसरे चीफ जस्टिस आके छोड़ देंगे। जैसे मुझे याद है राहिल शरीफ साहब बहुत अच्छे हमारे आर्मी चीफ थे, लेकिन जैसे उनकी रिटायरमेंट हुई तो कुछ नून लीग वालों ने मिठाइयाँ भी बांटी थी कि अब तो हमें कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो अगले आर्मी चीफ आए उन्होंने कहीं भी उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं, नॉट कि उनका कोई मैटर था, लीगल मैटर था, लेकिन उनको वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आर्मी चीफ के रिटायरमेंट के बाद हमारे पे बिल्कुल सब भूल जाएंगे हमारी बातें, कोई नहीं भूला। उसके बाद जो आर्मी चीफ आए वो उनसे ज्यादा सख्त है। तो आई एम वी आर वेरी होपफुल कि अगले इंस्टीट्यूशन इज देयर, इट्स ओनली द क्वेश्चन ऑफ वर्किंग एंड वी ऑल होप द नेक्स्ट चीफ जस्टिस विल बी इक्वली स्ट्रांग। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, ये स्टॉक मार्केट का भी अभी हमारे कॉलर हैं जमाल मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने जिक्र किया, ये जो फिगर लेकर आए हैं जरदारी साहब कि 50 अरब डॉलर स्टॉक मार्केट से, इतना बड़ा वॉल्यूम हमारी आपस मुझे तो ये भी नहीं पता अरब में जीरो कितने डालते हैं, जरदारी साहब को ही पता होगा, मैं इस पे क्या बहस कर सकता हूँ। हो सकता है उन्हीं के पैसे उन्होंने खुद निकाल लिए हो तो आपको पता ही होगा। आज आपने अपने एटीएम से कितने पैसे निकाले हैं आप ही को पता होगा, मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद कहेंगे नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाजरीन, सदर मुमलिकत की तरफ से एक अहम बात सामने आई है और वो काफ़ी हकीकत पर मबनी बात है। गवर्नर आज नहीं लग रहा, ये कहना है सदर मुमलिकत का। ये बात तो खैर ज़ाहिर है वो बेहतर बताएंगे कि क्या वाकई ऐसी कोई कोशिश की भी जा रही थी। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा है कि वफाक और सिंध में तनाव से तरक्याती काम नहीं हो सकते। सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही, चाहते हैं सिंध और वफाक मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म के बैरून मुमालिक दौरों से ताल्लुकात मजबूत हुए। दूसरी जानिब अगर हम सिंध की बात करें तो जनाब मुराद अली शाह का ये कहना है कि वफाक जो है वो सिंध के हिस्से से 90 अरब की कटौती कर चुका। अच्छा, अब सचिन साहब से ये बात पूछते हैं क्योंकि ये सिंध असेंबली के मेंबर हैं कि ये जो एक टेंशन है, सारे पीपल्स पार्टी का इशू चल रहा है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी लग रहा यही है कि वो जो काम उनके करने के उस पर उनकी प्रोग्रेस बड़ी स्लो है और वो पॉलिटिकली ज़्यादा इंगेज्ड भी हैं और ज़्यादा दे आर मोर टूवर्ड्स के
उस प्रेशर को किसी तरह रिलीज़ करें। और ओवरऑल सिंध के लोग पीपल्स पार्टी की जो प्रोग्रेस है उससे खुश अगर ना होते तो उनको वोट भी ना मिलते। ये भी कुछ अजीब सी सिचुएशन है। दीवान साहब क्या कहेंगे? गवर्नर राज की तो बातें मुझे तो वैसे भी नहीं पता कि कहाँ से उठी थी। हाँ। और ना किसी हमारी पार्टी से किसी ने ऐसी कोई बात की थी कि गवर्नर राज लग रहा है, क्योंकि गवर्नर राज नहीं लगेगा ना। क्यों लगेगा? ऐसे कोई हालात खराब नहीं है, मुल्क बड़े सही तरह चल रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि कोई गवर्नर राज लग सकता है। तो गवर्नर राज की बातें आई थिंक किसी मीडिया वाले ने शायद उठा ली हो, या किसी सिंध असेंबली के उनके हुकूमती बेंचों से कि उनको वहम पड़ गया हो। मैंने एक बार ये बात असेंबली में भी की थी। उस टाइम पे किसी ने उठ के बड़ी तकरीर की, जी कालाबाग डैम हम नहीं बनने देंगे। भाई कौन बना रहा है? किसने बोला है? सही। आपको पता नहीं, ख्वाब में आ जाता है और आप उठ के तकरीर कर देते हो हम नहीं बनाने देंगे। हम कौन सा आपको बनाने देंगे? बात तो वही है। एज अ सिंधी मैं भी कालाबाग डैम नहीं बनाने दूंगा। ठीक है। एक कोड होता है गॉड कंट्री पार्टी। तो पहले गॉड होता है, फिर कंट्री होती है, फिर पार्टी होती है। ठीक है। एज अ कंट्री वी आर ऑल विथ यू। इसमें क्यों क्या है? तो सिमिलरली जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कल बात की है, इट्स डेफिनेटली ट्रू कि सिंध एंड फेडरल गवर्नमेंट आर एट लॉगरहाइट्स, और उसकी वजह से पूरे सिंध प्रोविंस को नुकसान हो रहा है। फेडरल गवर्नमेंट कह रही है हमें फंड्स देने हैं, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ कोऑपरेशन है वो फंड्स दे नहीं रहे। सिंध गवर्नमेंट कह रही है जी हमें आप फंड्स नहीं दे रहे। बिल्कुल सही बात कर रही है, वो भी सही है, वो भी सही है। ठीक है। तो भाई इसका हल क्या बोलूं? मीडिएशन करा लो, लेकिन मेरे साथ जो मीडिएशन में हाल हुआ है वो भी नहीं बोल सकता। सही बात है जी। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। 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 इहादत कर रहा हूँ आपकी खिदमत में और मेहमान की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। देखिए अदलिया का मामला जहाँ आ रहा है, अभी ये बड़े साहब बैठे हुए हैं, ये खुद भी एक तरह से तंगी है ना। हाँ। बात ये जब आप मीडिया पे भी आके देख रहे हैं कि एक आप पब्लिक में चली जाइए, हर आदमी हर इदारे से तंग है। ठीक है। तंग इसलिए कि हर आदमी अपना इदारा छोड़ के दूसरे काम करने लग गया। ठीक है। आप उसके लिए चाहे पब्लिसिटी के लिए कर रहा हो या अल्लाह के लिए कर रहा हो, ये तो अल्लाह ही जाने। ठीक है। लेकिन आप ये देखिए अदलिया के जो फैसले होते हैं डिले होते हैं, या एक जज को दिया जाए कि भाई तुम ये टारगेट है, अगर रिटायरमेंट के बाद भी तुमने नहीं किया तो आइंदा तुम्हारी पेंशन भी बंद, और उसके बाद तो वो भी नहीं मिलेगा तुम्हें जो प्रैक्टिस करने के लिए भी वकालत की। ठीक है। फिर देखिए सारे फैसले जल्द। और दूसरा ये महफूज करने वाला फैसला भी समझ नहीं आता। भाई आज आपने फैसला कर लिया, उसको महफूज करके 3 महीने बाद सुनाने का मतलब आप 90 दिन लोगों को हेपेटाइट और परेशानियों में मुब्तला करते हैं। ठीक है। इस चीज को खत्म करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और जैसे हमने इस पे मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, बड़ी हंसी आ रही थी जी। इतना इन्होंने सही बात है कि एक फैसला हुआ था यहाँ कराची के किसी कोर्ट का था, मैंने अखबार में ही कहीं पढ़ा था, वो फैसला उन्होंने महफूज कर दिया। किसी लॉ मेकर की डिग्री का मसला था जी जी। वो फैसला उन्होंने केस हियरिंग हुई, फैसला महफूज हो गया। वो जब असेंबली खत्म हो गई उसके बाद वो फैसला खोला 3 साल वो फैसला महफूज रहा। ये मतलब महफूज, ये आई टोटली एग्री विद, महफूज करना है। चलें जी, आपको लिखने का टाइम चाहिए, आप 2 दिन 1 दिन 3 दिन ले सकते हैं। 90 दिन तो लिखने में नहीं लगते। सही है। आपको बैठा दे, मेरा ख्याल उससे तो आप भी फास्ट लिख लेंगे। तो पॉइंट वही आ गया कि आपको सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। सिस्टम का मसला आ रहा है, और मेरा ख्याल है कि जितने हिकअप्स हैं, लेकिन वही बात है दीवान साहब के जो रूलिंग पार्टीज हैं 4 सूबों में, 3 में तो आप ही की ज़्यादा जाहिर है, 2.5 में। हाँ, तो क्या गियर्ड अप है ये काम करने के लिए? नहीं, मैंने ये बात तो पहले एडमिट कर ली है कि हम लोग कम एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे को इस रिफॉर्म पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि फ़ारूक नसीम साहब जो हैं वो 2nd टाइम सेनेटर बने, एंड ही इज़ अ वेरी रिनाउंड वकील, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अबाउट दैट ही इज़ प्रॉब्ली एट द टॉप ऑफ दैट प्रोफेशन। तो ही इज़ नॉट इनएक्सपीरियंस। वो तो ये एक्सक्यूज हमें नहीं दे सकते कि जी मैं भी एक्सपीरियंस नहीं हूँ। ही इज़ डेफिनेटली वेरी हाईली एक्सपीरियंस। बहुत केसेस में तो वो जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, क्या अमीसो कर इसको, ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी है, मैं बता रहा हूँ, मैं आधा वकील बन चुका हूँ 5 साल में। सही। तो उसमें भी वो बन चुके हैं, तो आई थिंक वो इस पे डेफिनेटली जल्दी कर लेंगे, जल्दी काम करेंगे, इसमें वो इनएक्सपीरियंस नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, और ये ज़रूरत भी है, क्योंकि यही कहते हैं जनाब के जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और हम रोज़ाना की बुनियादों पे बहुत से ऐसे वाक़यात ख़ुद सुनते भी हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमें एक्सपीरियंस भी करना पड़ता है। तो नाज़रीन, आज का आपने प्रोग्राम देखा, अपनी राय दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।